लौट कर आऊंगा। अभी मैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूँ। स्वामी प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार पर समय देने के लिए। आप इस समय सिर्फ मुझसे मुखातिब हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओके भाई ब्रजेश जी, आज आपने घोषणा की थी कि आप कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, और दोपहर में मैंने देखा कि आप भारी लाव लश्कर लेकर समाजवादी पार्टी पहुंचे और आपने सपा ज्वाइन कर ली। तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? इसलिए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को देखा, परखा और पाया। नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन व्यवहार में 5 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निगलने का इन्होंने प्रयास किया। उसका मैं 2 दृष्टांत देता हूं। एक तो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों पर, आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दे दिया, और पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने ही लोगों के प्रतिवेदन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुति भेजी कि आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की चयन दिलाना ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकारा भी, स्क्रूटनी बैठाई, स्क्रूटनी कमेटी बैठाई और कहा 19,000 नहीं 6,000 आरक्षित पद पर सामान्य लोगों की भर्ती हुई है जी। हम फिर से 6,000 लोगों को पद देंगे, लेकिन दिया एक भी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, एक दूसरा प्रकरण है जिसको कि मैंने कैबिनेट में बहुत कड़ा प्रतिवाद भी किया था। एक लाइन का प्रस्ताव आया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इन पदों पर सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। जबकि उसमें ना इन्होंने आवेदन पत्र मांगा, ना एडवर्टीजमेंट निकाला। होता यह है व्यवहार में 1 बार, 2 बार, 3 बार एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद भी अगर अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो इस तरीके का प्रस्ताव आता है। बिना एक बार भी विज्ञापन के इस तरह के प्रस्ताव लाकर के सारे मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रीडर सारे पदों पर भर्ती कर ली। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई भारतीय संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दिया, जो बहुत पिछड़े हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये बात आपने बीजेपी टॉप लीडरशिप से कभी कही स्वामी प्रसाद जी? इसको मैंने कैबिनेट में भी एतराज किया। हमारे उस समय रखी गई बात से मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, लेकिन उसी कैबिनेट में अपर मुख्य सचिव को डांटा जरूर, लेकिन नियुक्ति रोकने का आदेश नहीं दिया। नतीजा हुआ कि उसके बावजूद धड़ाधड़ नियुक्ति होती रही। अभी हमने 2 महीना पहले केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, लेकिन एक कान में तेल डाल करके लोग बैठे रहे। मैं भी मौके की तलाश में इंतजार करता रहा जी। आज आप मनमानी कर लो, जब नया जनादेश की बारी आएगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बदला जरूर लेंगे। और अभी एक सज्जन कह रहे थे जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल मलाई खाए हैं। मैं आपके कैबिनेट के कुलीग हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, आप पहले उसका श्रवण कर लें फिर आप रिप्लाई दें। तो सिद्धार्थनाथ सिंह का आप बयान सुने। सिद्धार्थनाथ सिंह जो आपके सहयोगी हैं, आपके दोस्त भी हैं, उन्होंने लिखा है इन लोगों ने 5 साल तक बीजेपी के साथ रहकर मलाई खाने का काम किया है। तो टेल मी मौर्य जी, आपने कितनी मलाई खाई, कहां कहां खाई, कितनी बार खाई, और क्या स्टोर करके भी रखी है मलाई? अब चोर तो सबको चोर समझेगा, मलाई खाने वाले सबको सोचेंगे मलाई खा रहे हैं, लेकिन शायद उनको यह नहीं मालूम कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार मंत्री नहीं है सिद्धार्थनाथ जी की तरह। सिद्धार्थनाथ जी बाबूगिरी करते थे ऑफिस में बैठ करके। पहली बार उनको जिंदगी में मंत्री बनने का मौका मिला। वो 4-5 विभागों के मंत्री हैं। मैं तो मजदूरों का मंत्री था, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बजट ही नहीं होता है। सेस का पैसा आता है, उससे मजदूरों के वेलफेयर में हम पैसा लगाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट हर तीसरे चौथे महीने उसका एग्जामिन करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ही मजदूरों के वेलफेयर स्कीम के लिए निर्देश है कि सेस के पैसे में केवल मजदूर के वेलफेयर में पैसा खर्च किया जाएगा। तो फिर किस तरह की मलाई का जिक्र आपके कैबिनेट कुलीग दे सकते हैं सिद्धार्थनाथ जी कर रहे मलाई हैं? के विषय में तो सिद्धार्थनगर बेहतर बता सकते हैं। सिद्धार्थनाथ जी किस मलाई का जिक्र कर रहे हैं? अब वो जिस मलाई को खाते होंगे उसी मलाई को जिक्र करते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज मैं 6वीं बार मंत्री योगी जी की सरकार में हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में न मैंने कभी कोई विभाग मांगा, न मिले हुए विभाग पर कभी एतराज किया। जो भी विभाग मिला उसको चमका के रखा। 2002 में खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय था। पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से प्रथम पुरस्कार पाया था। बीजेपी की तरफ से एक और बात कही गई है मौर्य जी, और वो बात मैं अक्षरशः हूबहू आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप उसका रिप्लाई दें। ये कहा गया कि मौर्य समाज से हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य हैं और मौर्य समाज का हमने इतना सम्मान किया है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो स्वामी प्रसाद जी क्या पाने गए हैं समाजवादी पार्टी? अब जो भारतीय जनता पार्टी ने ठगी किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कुछ किया कुछ, जो भारतीय जनता पार्टी 85% का हक मार करके मात्र 5% लोगों के पेट भरने में लगाई है। और साथ ही साथ ब्रजेश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बहुत दिन से हमारा आपका ऐसे ऐसे समय पर मौका पर आमना सामना भी होता है। आपको ये जानकारी है कि भारतीय संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था के तहत जहां सामान्य वर्ग के लोग चयन किए जाते हैं, वहीं पर आरक्षित वर्ग पर ये लोग जाते हैं। अब सरकारी संस्थान बारी बारी प्राइवेट को दिए जा रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्रों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन है। जहां रिजर्वेशन है उसको आप निजी हाथों में दे रहे हो। यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से आप आरक्षण को खत्म कर रहे हो। अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो क्या योगी जी बोलेंगे, सिद्धार्थनाथ जी बोलेंगे, दिनेश शर्मा जी बोलेंगे? अब हम उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जी तो बीजेपी के साथ हैं, हम पर बताते और बीजेपी का कहना है कि केशव जी मौर्य समाज के हमारे यहाँ बड़े नेता हैं, हमने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग उनको दिया है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी के पास भले डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी हो, लेकिन वो अपना रोना कई बार खुद रो चुके हैं। अब जो खुद बेचारे की हालत में है वो दूसरों की मदद क्या कर सकता है? वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ सकता है? जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ सकता है? इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के प्रति हमारी सहानुभूत है। हमारा छोटा भाई है, भले उप मुख्यमंत्री हो लेकिन मेरा छोटा भाई है। दिक्कत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की मजबूरी है, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस में पैदा हुए हैं, आरएसएस की भाषा पढ़े हैं, और रटुआ तोता की तरह वो आरएसएस की ही बात करेंगे, चाहे जितने अपमानित हो। और अपने सम्मान के लिए कभी बोल नहीं सकते, कभी खड़े नहीं उठ सकते, कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो क्या करेंगे? एक नहीं हजारों केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य का पीछा तक नहीं कर सकते। बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी का बड़ा ओबीसी फेस हैं। आप ये ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि हजारों केशव मौर्य आपका मुकाबला नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी अगर उन पर इतनी मेहरबान थी तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? केशव प्रसाद मौर्य को इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखते थे। भले आरएसएस के पृष्ठभूमि से रहे हो, भले विश्व हिंदू परिषद के पृष्ठभूमि से रहे हो, लेकिन वो भी बैकवर्ड थे, वो भी पिछड़े थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। स्काई लैब गोरखपुर से भेजा गया, पहले गाजीपुर से भेजा गया था। वो रास्ता भटक गया, मिर्जापुर चला गया विंध्याचल के देवी दर्शन करने, वहां उसका स्काई लैब ब्लास्ट कर गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से चला, वो आकर के सीधे मुख्यमंत्री। एक बात और कही जा रही है स्वामी प्रसाद जी कि आपका टिकट कट रहा था, आप पडरौना की सीट बुरी तरह से हार रहे थे, इस कारण आपको एहसास हो गया कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी गए हैं, आप अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसा कहा जी। भारतीय जनता पार्टी को शोभा इसलिए नहीं देती कि आप जानते हैं ब्रजेश जी, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था उसमें बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी।
भारतीय जनता पार्टी तीसरे पायदान पर थी। 14 साल का वनवास इसका पूरा हो गया था। मैं मोदी जी ने जब ये दुहाई दिया कि लोग हमको नीच इसलिए कहते हैं कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, मोदी जी की इस बात से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। मैंने सोचा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का दिल दिमाग बदल गया हो, चेहरा बदला है, हो सकता है चरित्र बदल गया हो, लेकिन यहां आके देखा मैंने कि चेहरा भले बदल गया हो लेकिन चरित्र नहीं बदला। और यही कारण है कि यहां पर आज अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं, यही किसान लोग जिन लोगों ने झूम के उड़ दिया, सालों साल उनको खुले आसमान के नीचे रहने के पड़ा, वो बनिया जो जिसका भारतीय जनता पार्टी का बेसुध माना जाता है, उसके लिए ऐसी नीति बना दी है कि गांव गरीब, गांव शहर का रहने वाला जो छोटा लघु एवं मध्यम व्यापारी है वो बेचारा सड़क पे आ गया। आज इन व्यापारियों में भी इनको अदानी और अंबानी दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से इनकी सोच जमीन पर नहीं है, आसमान पर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 साल वनवास से निकाल करके पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग दिया था। पर वो तो कह रहे हैं आप अपनी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थे। अब ये तो मैं बताऊंगा कि कौन जीतने की हालत में, कौन नहीं जीतने की हालत में। और जो जीतने की हालत में नहीं थे वो सब बैकडोर से आ गए। हमारा मुख्यमंत्री भी बैकडोर से, हमारा डिप्टी सीएम भी बैकडोर से, हमारा दूसरा डिप्टी सीएम वो भी बैकडोर से, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो भी बैकडोर से। सब बैकडोर वाले लोग इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो उनकी नादानी पर हमें हंसी आती है। आज मैंने आपका पूरा भाषण सुना समाजवादी पार्टी मुख्यालय में, खत्म कर दूंगा बीजेपी को, नष्ट कर दूंगा, जमीन पे मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, इनकी कोई हैसियत नहीं है, धोखा हुआ, बर्बाद कर दूंगा। ये किस तरह की आक्रामक भाषा का कारण? अब ये जानते हैं आप, लोकतंत्र में जो अपने वादा खिलाफी करता है जनता उसको बर्खास्त करती है। अब इन्होंने जो वादा खिलाफी किया है, आज गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, किसान, बेरोजगार नौजवान, छोटा और ये मध्यम व्यापारी सब परेशान है और सब इनके खिलाफ है। इनको बड़ा गलत मुगालता है कि मैं बहुत 30 मार खा हूं और फिर जीत के आऊंगा। मैं कह रहा हूं इनका आंकड़ा पहले 42 का था, 2017 के पहले 42 का आंकड़ा था। ये उसी आंकड़े के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। आप गंभीर बात कह रहे हैं, क्या ये मैं बयान लिखकर रख लूं कि आपने 42 सीटों की बात कही है? 10 मार्च 2022 के बाद हम आप फिर मिलेंगे और इस बयान को आप रखे रहिएगा। हमारी आपकी फिर इसी पर बात होगी। एक अंतिम सवाल है आपसे और मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूं। आपके कैबिनेट के कुलीग और प्रयागराज पश्चिम के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि आपने मलाई खाई है। जी, अब ये मलाई उनको मुबारक हो, हमने तो मलाई कभी देखी नहीं है। और अगर उन्होंने अकेले अकेले खाया है, हमको नहीं दिया है, तो हमें जरूर मिलना होगा सिद्धार्थनाथ जी से। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत बेशकीमती और व्यस्त वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ